वे खुश होना चाहते हैं पर विकसित होना नहीं चाहते। वे विकास के दौरान होने वाले दर्द, एकाकीपन और कष्टों से बचना चाहते हैं। साथ ही उन्हें दूसरों के आत्मिक विकास से कोई लेना देना नहीं होता। उन्हें केवल इस बात की फिक्र होती है कि उनका ख्याल रखने वाला कोई है या नहीं। निर्भरता हमारे व्यवहार का ही एक तरीका है जिसे हम गलती से प्यार के तौर पर समझ रहे होते हैं, जबकि यहाँ आत्मिक विकास को लेकर कोई चिंता ही नहीं है। जब हम व्यवहार के कुछ और स्वरूप को देखेंगे और हमें उम्मीद है कि ये पाएंगे कि जैसे प्रेम का मतलब निर्भरता नहीं होता, वैसे ही प्रेम का मतलब लगाव भी नहीं हो सकता जब तक आत्मिक विकास पर ध्यान ना दिया जाए। आमतौर पर तो जब हम प्यार के बारे में चर्चा करते वक्त किसी चीज़ या किसी गलत गतिविधि से प्रेम की बात करते हैं, हम कहेंगे वो पैसे से प्यार करता है, या उसे सत्ता से प्यार है, या उसे बागवानी पसंद है, या कोई खेल खेलना पसंद करता है। देखा जाए तो कोई व्यक्ति अपनी आम दिनचर्या से ज़्यादा मेहनत करके 60, 70 या 80 घंटे हर सप्ताह काम करके पैसा कमा सकता है, ताकत हासिल कर सकता है। लेकिन केवल पैसा या रसूख की बात छोड़ दें तो ये सारी कवायद किसी व्यक्ति के आत्मिक विकास के लिए तो बेकार ही है। इससे आत्मिक विकास तो नहीं होगा। वास्तविकता में हम किसी बड़े और दौलतमंद व्यक्ति को भी एक व्यक्ति के तौर पर छोटा कह सकते। हम भले ही दौलत और ताकत के प्रति उसके प्रेम की तारीफ करते हो, लेकिन हम उसे प्रेम करने लायक व्यक्ति के तौर पर तो नहीं पेश करेंगे। ऐसा क्यों? क्योंकि इन लोगों का लक्ष्य अपने विकास के बजाय पैसा और ताकत हो गया, और प्रेम का सच्चा लक्ष्य आत्मिक विकास या मानवीयता का विकास ही है। वही शौक दरअसल खुद को विकसित करने वाली गतिविधि है। अपने आप से प्यार करने के लिए, यानी आत्मिक विकास के लिए, खुद को विकसित करने के लिए हमें सभी बातें मुहैया करानी पड़ती हैं जो प्रत्यक्ष तौर पर आत्मिक नहीं होती। आत्म के पोषण के लिए ज़रूरी है कि शरीर का पोषण किया जाए। हमें भोजन और आश्रय की आवश्यकता होती है। आत्मिक विकास के लिए हम खुद को चाहे कितना भी समर्पित कर लें, हमें आराम करने, सुस्ताने, व्यायाम करने, थोड़ा मनोरंजन करने की भी ज़रूरत होती है। संतों को भी नींद और फकीरों को भी आराम की ज़रूरत होती है। इस तरह का शौक खुद से प्यार करने का एक ज़रिया हो सकता है, लेकिन अगर ये शौक ही हमारे लिए सब कुछ बन जाए तो ये आत्मिक विकास के बजाय उसका महज एक विकल्प बनकर रह जाएगा। कई बार आत्मिक विकास का विकल्प होने के कारण शौक इतना लोकप्रिय हो जाता है। उदाहरण के लिए गोल्फ कोर्स पर आपको कई ऐसे पुरुष और महिलाएं मिल जाएंगी जिनकी बाकी जिंदगी का मकसद कुछ गोल्फ खेलना ही है, या कोई भी गेम। अपने खेल के कौशल को और विकसित करने का प्रयास उनकी जिंदगी को एक दिशा, एक लक्ष्य दे देता है। इस तरह से वे विचार से भी दूर हो जाते हैं कि एक बेहतर व्यक्ति बनने का उनका प्रयास रुक गया है। अगर वे वाकई खुद से प्रेम करते हैं तो फिर वे अपने आप को इस शिद्दत के साथ इतने छोटे से लक्ष्य, इतने संकीर्ण भविष्य के लिए तो तैयार नहीं करेंगे। दूसरी ओर शक्ति, पैसा, ये भी अपने प्रिय लक्ष्य को हासिल करने का एक साधन हो सकता है ना। उदाहरण के लिए एक व्यक्ति मानव जाति के भले के लिए राजनीतिक ताकत का इस्तेमाल करने के लिए राजनीति को बतौर करियर चुन सकता है, या कुछ लोग इसलिए धन अर्जित करते हैं ताकि अपने बच्चों को अच्छी शिक्षा के लिए बाहर भेज सकें, या फिर आने वाले वर्षों में जिम्मेदारियों से मुक्त होकर अपने आत्मिक विकास के लिए ज़्यादा समय दे सकें। ये लोग शक्ति या पैसे को नहीं, बल्कि इंसानियत को प्यार करने वाले होते हैं। हमने प्यार को इतना सामान्य और आम शब्द बना लिया है कि ये हमारे प्यार की समझ को बुरी तरह से प्रभावित करता है।
जब तक हम रिश्ते की गुणवत्ता की बजाय प्रेम का इस्तेमाल उसके लिए करते रहेंगे जो हमारे लिए महत्वपूर्ण है या जो हमें आकर्षित करता हो, हम बुद्धिमानी और बेवकूफ़ी, अच्छे और बुरे, यह सभ्य और असभ्य के बीच के अंतर को नहीं समझ पाएंगे। प्यार केवल इंसानों से किया जा सकता है। कारण ये है कि हम ये जानते हैं कि आत्मिक विकास का गुण केवल इंसानों में होता है। अब अगर हम ये कहें कि नहीं, हम तो पशु पक्षी से भी प्यार करते हैं, वनस्पति से भी प्यार करते हैं, तो देखिए, हम अपने पालतू कुत्ते से प्यार करते हैं, बिल्ली से प्यार करते हैं, उसे खिलाते हैं, उसे नहलाते हैं, दुलारते हैं, अनुशासित करते हैं, उसके साथ खेलते भी हैं। जब वो बीमार हो जाता है तो शायद हम अपने सारे काम छोड़कर उसे चिकित्सक के पास भी ले जाते हैं। जब वो भाग जाता है या वो मर जाता है तो हम बेहद दुखी होते हैं, रोते भी हैं। ये भी सच है कि बच्चों के बगैर बिल्कुल एकाकी ज़िंदगी गुजारने वाले कुछ लोगों के लिए ये पालतू पशु उनकी ज़िंदगी का इकलौता मकसद होते हैं। अगर ये प्रेम नहीं है तो क्या है? हुँ? हम प्यार ही तो करते हैं ना उनसे। आइए, अब हम अपने पालतू पशु और किसी इंसान के साथ अपने रिश्ते की तुलना करते हैं। सबसे पहले हमारे पशु के साथ हमारा संवाद किसी सहयोगी व्यक्ति की तुलना में बहुत ही सीमित कहा जाएगा। हम ये नहीं जानते कि हमारा पालतू पशु सोच क्या रहा है, उनमें समझ क्या है। तो हम अपने विचार और अपनी भावनाएं आसानी से अपने पालतू पशु पर थोप सकते हैं, थोप भी देते हैं। इसीलिए हम भावनात्मक तौर पर अपने ज़्यादा करीब पाते हैं, जो कि वास्तविकता से परे की बात है। हम अपने पालतू पशु को तब तक प्यार करते हैं जब तक वो हमारी बात को सुनते हैं। यही वो मुख्य आधार होता है जिसके बल पर हम अपने पालतू पशु का चयन करते हैं। जब वो हमारी इच्छा के अनुकूल नहीं चलता तो हम उसे छोड़ देते हैं। जब ये पालतू पशु हमसे लड़ने लगते हैं या हमारा विरोध जताने लगते हैं तो हम उन्हें बाहर का रास्ता दिखा देते हैं ना। हम अपने पालतू पशु को केवल एक ही किस्म की शिक्षा देते हैं, हमारी आदेशों का पालन करने की। फिर भी इंसानों के बारे में ये संभव है कि हम दूसरे व्यक्ति के लिए अपनी सोच विकसित करने का ख्याल रखें। हकीकत में दूसरे के भी अलग किस्म के व्यक्तित्व के विकास की भावना ही सच्चे प्यार का गुण है। अपने पालतू पशु से हमें यही उम्मीद होती है कि वो हम पर पूरी तरह से निर्भर हो जाए। हम नहीं चाहते कि वो बड़ा हो और हमें छोड़कर चला जाए। हम चाहते हैं कि वो हमारे घर की दहलीज के अंदर ही, वहीं आसपास ही बना रहे। यानी हम पालतू पशु की आज़ादी को नहीं, बल्कि उनके अपने साथ जुड़े रहने को ही महत्व देते हैं। पशुओं से प्यार का ये मामला बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि ऐसे कई लोग हमें मिल जाते हैं जो इंसानों की अपेक्षा केवल पशुओं को प्यार करने की क्षमता रखते हैं। आपको भी आसपास मिल जाएंगे। एक शोध में पाया कि अमेरिकी सैनिकों की जर्मन, इटालियन और जापानी युवतियों के साथ जो विवाह थे बड़े ही आदर्श थे। जिनके साथ भी उनकी भाषा नहीं जानने के कारण संवाद तक नहीं साध पाते थे, उनके साथ उनके संबंध बड़े ही अच्छे थे। लेकिन जिस दिन उनकी पत्नियों ने अंग्रेजी सीख ली, उनके संबंधों में बिखराव शुरू हो गया। दरअसल ये सैनिक अब अपनी पत्नियों पर अपने विचार, अपनी भावनाएं, अपनी आकांक्षाएं और अपने लक्ष्य थोप नहीं पाते थे। यानी कि उनका लगाव एकाएक कम होता चला गया। इसके बजाय पत्नियों के अंग्रेजी सीखते ही अमेरिकी फौजी पतियों को इस बात का भी एहसास हो गया कि उनकी पत्नियों के अपने विचार हैं, अपनी भावनाएं और अपने लक्ष्य हैं जो उनसे अलग भी हो सकते हैं। ऐसा होते ही कुछ दंपतियों के बीच तो प्यार बढ़ने लगा, लेकिन ज्यादातर के बीच ये खत्म ही हो गया। हो सकता है पति एक ऐसा व्यक्ति हो जिसका प्रेम इसी बात पर निर्भर हो कि पत्नी उसकी
आज्ञा को मानने वाली हो, उसकी बातों से सहमत होने वाली हो, जिसके मन में उसकी क्षमता, आज़ादी या व्यक्तित्व के बारे में कोई सम्मान न हो। इस वास्तविकता का सबसे दुखद उदाहरण है वो महिलाएं जो अपने बच्चों को केवल और केवल शैशव अवस्था तक ही प्यार कर पाती हैं। हाँ, ऐसी महिलाएं हमें मिल जाती हैं। वे अपने बच्चों के लिए 2 वर्ष की उम्र तक आदर्श माँ साबित होती हैं। इस दौरान बच्चों को प्यार करने, उन्हें दुलारने, उनके साथ खेलने में कोई सानी नहीं होता। पूरा समय बस उस बच्चे के विकास और उसके लाड़ दुलार में ही बिता देती है। फिर अचानक रातों रात पूरी तस्वीर क्यों बदल जाती है? ऐसा तब होता है जब बच्चा अपनी इच्छा से काम करने की जिद पकड़ने लगता है, अपनी इच्छा से सोने की जिद करने लगता है। अक्सर हम ऐसा देखते होंगे कि माँ उसे सुलाना चाहती है लेकिन बच्चा नहीं सोना चाहता, और ऐसे में सुलाते सुलाते माँ बच्चे को पीटने लग जाती है, उसके साथ जिद करने लग जाती है कि उसे सो जाना चाहिए। जब बच्चा अपनी जिद से काम करने की जिद करता है, किसी की बात नहीं मानता, चीखने चिल्लाने लगता है, खेलने से मना करता है या माँ के पास आने से मना करता है, माँ जब दुलारने के लिए बुलाती है तब भी दूर भागने लगता है, अपनी छोटी सी दुनिया से बाहर निकलकर दूसरों के साथ संपर्क साधने लगता है, तब माँ के प्यार में एकाएक कमी सी आने लगती है। बच्चे में माँ की रुचि लगभग कम होने लग जाती है, उसका लगाव कम होने लगता है और वो बच्चा सिरदर्द बनने लगता है। ऐसे समय में उसे कई बार दूसरे बच्चे की माँ बनने का विचार पकड़ लेता है। एक और शिशु या कहें पालतू पाने के लिए हो सकता है वो कामयाब होकर फिर माँ बन जाए, लेकिन बच्चे से अलगाव का ये चक्र तो फिर से दोहराया जाएगा। और अगर वो फिर से माँ नहीं बनी तो कई बार अपने बच्चे की अनदेखी करके अड़ोस पड़ोस के बच्चों से दिल लगाने का प्रयास करेगी। ऐसे में बच्चों के लिए 2 वर्ष की मुश्किल उम्र जबरदस्त डबल झटका लेती है। एक तो उनका शैशव समाप्त हो रहा होता है, दूसरा माँ का प्यार खत्म होने का खतरा बढ़ रहा होता है। बच्चों को इस व्यवहार से जो तकलीफ और हताशा होती है ना, उसे सब महसूस करते हैं सिवाय उस माँ के। वो तो बस अपने नए शिशु के साथ मस्त होती है। इसी अनुभव का परिणाम बड़ों में हताशा भरे व्यक्तित्व या फिर दूसरों पर निर्भर रहने वाले व्यक्तित्व के तौर पर देखने को मिलता है। इन सब बातों से, इन सब सिनेरियो से ये समझ में आता है कि इसका मतलब तो यही हुआ कि बच्चों, पशुओं, यहाँ तक कि आज्ञाकारी पत्नियों, पति के प्रति प्रेम एक तरह का प्रतिक्रियात्मक व्यवहार है। इसे आमतौर पर मातृत्व प्रवृत्ति या अभिभावकों की प्रवृत्ति कहा जा सकता है। हम इसकी तुलना प्रेम में पड़ने की प्रतिक्रियात्मक व्यवहार के साथ कर सकते हैं। यहाँ कोई प्रयास नहीं करना पड़ रहा है, इसलिए आज से तो ये सच्चा प्यार नहीं हुआ, और ये इच्छा या पसंद से किया गया काम भी नहीं है। बस ये हमारे वंश को बनाए रखने में योगदान दे सकता है, लेकिन इसका लक्ष्य, इसका उद्देश्य आत्मिक सुधार या आत्मिक विकास भी नहीं है। तो इस लिहाज से ये प्रेम के करीब तो कहा जा सकता है। इसमें दूसरे से संपर्क साधने का प्रयास किया जा रहा है। ये एक ऐसे व्यक्तिगत संबंध की शुरुआत है जो आगे चलकर प्रेम में बदल सकती है। फिर भी एक स्वस्थ रचनात्मक विवाह एक स्वस्थ आत्मिक विकास के तौर पर विकसित मानवता के विकास पर कुछ और किया जाना भी चाहिए। कहने का मतलब ये है कि परवरिश का मतलब महज हर चीज को आसानी से उपलब्ध करा देना पर नहीं है।
ऐसे में आत्मिक विकास के लिहाज से तो परवरिश और भी ज़्यादा जटिल प्रक्रिया हो जाती है, जिसे किसी भी पल किसी भी संकेत के आधार पर शुरू किया जा सकता है। बच्चे को स्कूल बस से नहीं भेजने वाली माँ, याद है ना, उसे उदाहरण के तौर पर देखा जा सकता है। उसे स्कूल ले जाकर और स्कूल से वापस घर लाकर एक तरह से तो माँ अपने बच्चे का ख्याल ही रख रही थी ना, प्रेम ही दिखा रही थी ना। लेकिन बच्चे को इसकी ज़रूरत नहीं थी, बल्कि इस पर गौर किया जाए और ध्यान से इसे देखा जाए तो वो बच्चे के आत्मिक विकास का मौका ही नहीं दे रही थी। ऐसे कई उदाहरण हमारे आसपास हमें दिख जाएंगे, जो बच्चे पहले से ही मोटे हैं और मोटे हो रहे हैं। उन बच्चों को और खिलाते हुए माँ, पिता, दादा दादी, नाना नानी, जो बेटों के लिए पूरा कमरा खिलौने से और बेटियों का कमरा कपड़ों से भर देते हैं, ऐसे माता पिता जो बच्चों के लिए कोई सीमा तय ही नहीं करते और ना ही उनमें से कोई आकांक्षा रखते हैं। प्यार का मतलब केवल देना ही नहीं होता, इसका मतलब होता है पर्याप्त विवेक के साथ देना, और ना देना हो तो उसे विवेकपूर्ण तरीके से ही ना देना। तो जो आज तक हम सुनते आए थे कि प्यार का मतलब केवल देना, बस देते जाओ देते जाओ, तो आज हमने समझा कि प्यार का मतलब केवल देना नहीं, बल्कि विवेकपूर्ण ढंग से देना, विवेक के साथ किसी बात की तारीफ और विवेकपूर्ण आलोचना भी। बहस, संघर्ष, सामना, मांग मांग रखना या किसी बात पर दबाव डालना, पुचकारना, सब कुछ विवेक के साथ, यही नेतृत्व होता है। विवेकपूर्ण शब्द का अर्थ होता है कि आप में फैसला लेने की, निर्णय करने की क्षमता। फैसला केवल सनक के आधार पर नहीं लिया जा सकता, इसके लिए सोच विचार करना पड़ता है और कई बार तो मुश्किल फैसले भी लेने पड़ते हैं। तो प्रेम में देना विवेकपूर्ण ढंग से, निर्णय करना विवेकपूर्ण ढंग से, और नहीं देना हो तो भी विवेकपूर्ण ढंग से, और निर्णय वापस लेना हो तो भी विवेकपूर्ण ढंग से। प्रेम का मतलब विवेकपूर्ण ढंग। तो दिन हो आपका शुभ और रिश्ते भरे हों प्रेम से। इस शुभकामना के साथ मुझे दीजिए अनुमति। ओम नमस्ते जी।